माइनस बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ ए है और इसकी चौड़ाई भी ए है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा ए स्क्वायर है ना। अब इसकी लंबाई जो है ए है और इतनी अपन ने बी मानी है, बी, और इसकी क्या हुई ए माइनस बी हो गई, इतनी बी हुई तो ए माइनस बी। अब अपना ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, इसमें से ये बी का स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचा, ये बचा, ये रेक्टेंगल बचा, तो ए माइनस बी, और ये इसकी लंबाई तो बी है ना, और ये ए है, ए प्लस बी, इसका क्षेत्र बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इसकी आइडेंटिटी अपन ने सिद्ध कर दिया है, ये प्रूव हो गया। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लंबाई a है और ये b है, इसका ये जो स्क्वायर है इसकी भुजा हुई a प्लस बी, ये भी a प्लस बी हुआ है ना। जब ये इसमें से ये b हटा दिया तो ये a माइनस बी हुआ, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर है। अब पूरे में से यदि हमने ए बी हटाया, फिर ए बी हटाया, फिर ए बी हटाया और फिर ए बी हटाया, तो 4 ए बी हमने हटा दिया है ना, इसमें से 4 ए बी हटा दिया तो ये बच गया। अब ए प्लस बी को हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसकी जगह हमने इसको रखा, इसमें से घटाया अपने तो माइनस 2ab आया, तो ये अपनी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद में ये एल रेखा, ये एम रेखा, एल समांतर है एम के, पैरेलल हो गई। जब कोई एक रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये जो अब इसको देखो आप, यदि कोण बराबर है तो ये समांतर रेखा है। अब यदि हम इस कोण को चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी ये समकोण बन गया। अब एक विलोम चीज भी आती है, यदि दो कोण संगत कोण समान है तो रेखाएं भी समांतर होगी, यदि समांतर है तो कोण बराबर होंगे, और कोण यदि बराबर है तो रेखाएं भी समांतर होगी। तो ये आइडेंटिटी सिद्ध कर सकते हैं। और जो एकांतर कोण है यहाँ बता दिया है। इसके बाद में ये नंबर लाइन पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, हमको पूर्णांक तो हम बता देते हैं कि ये 1 की स्थिति क्या है, 2 की स्थिति क्या है, ऋण 1 की स्थिति क्या है, ऋण 5 की स्थिति क्या है। लेकिन जब परिमेय संख्या की बात आती है तब दिक्कत आती है अपने को। तो यहाँ पर अपान में 3 है, मतलब 3 का भाग हुआ है, तो सभी में हम 3 का भाग दे देते हैं। एक को हमने 3 भाग, 1 2 3 भागों में बांट दिया है। अब ये ऋणात्मक है तो ये 1/3, 2/3 और 3/3, तो ये 1/3 हो गया, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और ये 5/3, तो ऋण 5/3 हमने प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। और ये भी 0 पे है, ये 0 प्रदर्शित किया आपने। ये 1/3, 2/3 और भी हम सिद्ध कर सकते हैं। मान लो यदि बटे में 2 है तो ये वाली पट्टी ले लो, बटे में 5 है तो 5 से डिवाइड करने के लिए ले लो, वो हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बीजगणितीय अवधारणाओं के लिए भी हमने डीएलएफ बना ली है। 3x प्लस 2, 3x धन 2 और ऋण 2x धन 4 को हमको बताना है, कैसे जोड़ेंगे हम। तो 3x 1 2 3x हो गया, और ये अचर है, अचर को मैंने इनसे प्रदर्शित किया है। तो 3x धन 2 हो गया, ऋण 2x, ऋण x और ऋण x, ऋण 2x 4, 1 2 3 4। अब ये धन का x और ये ऋण का x घट गया, 0 हो गया, धन का x ऋण का x 0 हो गया, क्या बचा, x बचा है, धन 1 2 3 4 5 6, ये हमने हल कर दिया। तो ये बीजगणितीय संक्रियाओं का अपन ने उपयोग कर लिया है। अब बात आती है गुणनखंड की, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। हम साधारण रूप से क्या देखते हैं कि बच्चों को ये कहते हैं कि ये 7x जो है इसको टुकड़े करो और ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 12 है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कैसे करें। तो इसके लिए एक बनाया था मैंने, x स्क्वायर, इसकी लंबाई x, इसकी चौड़ाई x, तो x का स्क्वायर हो गया ये। अब 7x है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने एक आयताकार रूप में जमाने की कोशिश की ताकि इनका जो गुणा करेंगे अपन जब, तो अपने को यह व्यंजक प्राप्त हो जाए। इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई x है, 1 2 3 4, तो ये 4x हो गया। ये इसकी लंबाई x बता दी मैंने, और ये 1 2 3, तो x प्लस 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तब हमको ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमने
इसकी सहायता से गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया। अब त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन बहिष कोणों के बारे में बताते नहीं है। तो ये बहिष कोणों के बारे में मैंने अवधारणा बताई कि बहिष कोणों का जो योग है वो 360 होता है। यदि हम देखेंगे, इसको यहाँ रखा, इस बहिष कोणों को हमने यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, तो ये वृत्त बन गया, और वृत्त के अंदर का जो कोण होता है वो 360 का होता है। तो ये होगा। अच्छा, इसके साथ में इसके सम्मुख कोणों का योग 110 होगा, इसके बराबर बहिष कोण के बराबर होगा। तो ये चीज़ हुई। और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया है। ये 110 हुआ, 120 यहाँ पे क्यों? हाँ। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा? तो उसकी आइडेंटिटी है, इसको अपन ने आगे बढ़ाया। तो इसका जो योग, इसका जो मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी है। इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होगा। इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होगा। अच्छा, अब त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज कब बनेगा? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा, है ना। ये अधिक है योग, इन दोनों का योग करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो त्रिभुज बन गया। क्या होगा यदि दोनों का योग सी के बराबर हो? त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि छोटा हुआ तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणित आधार, आधार है ये, और लंब को मैंने ऐसी रचना की है कि इसको आधा कर दिया, है ना। आधे पर एक अपन ने इसके दो टुकड़े कर दिए, उसको मैंने यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो एक आयत बन गया। अब आयत का कक्षा 5वीं से बच्चे जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई है जिसको कि हम आधार बोला है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो आधी हो गई। अब तो 1/2 लंब किसकी आधी हुई? लंब की आधी। तो 1/2 लंब गुणित आधार, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। जबकि अपन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग